सीएम धामी ने हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा की, अधिकारियों को शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश। सीएम ने कहा हजारों लोगों की समस्या होगी हल। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को एकीकृत कृषि पर कार्य करने के लिए दिया निर्देश। कपकोट में 2 लड़कियों के साथ बदमाशों ने की मारपीट, महिला आयोग अध्यक्ष ने लिया कड़ा एक्शन, पुलिस को सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने आज सुबह तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद वे उधम सिंह नगर में आयोजित सैनिक समापन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जब 15 बाहर का वो रेजिमेंट डे होता है, तो उस दिन हर वर्ष हमारे 15 बाहर के लोग पिछले 4 सालों से मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो उस दिवस को वो मुख्य सेवक सदन में हमारे यहीं पर जो है मुख्यमंत्री निवास में उसको आयोजित करते हैं। सच में मैं उनको जब देख रहा था, भानीचंद जी भी यहां से आते हैं, इनके पूरे उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, आसपास के क्षेत्रों में जितने भी उनके साथ काम किए हुए लोग हैं, सेना में जिन्होंने साथ में जो है सेवा दी है, आए और इतने प्रफुल्लित होकर उन्होंने वो रेजिमेंट डे मनाया। और जब वो खा रहे थे, जब वो खाना खा रहे थे और इतने खुश हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरे पूज्य पिताजी को ही मैं खिला रहा हूं यहां पर। और आज जब हम पुण्यतिथि के अवसर पर इसको सैनिक सम्मान के रूप में मना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको और हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम कुछ और नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, सेवा संकल्प भागणी फाउंडेशन और खटीमा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोग यहां पर पधारे हैं, मैं उन समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज इस पुण्य स्मृति को समर्पित इस समारोह को भावपूर्ण तरीके से इसको आयोजित किया है। भाई बहनों, आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन जिस समर्पण और सेवा भावना के साथ हमारे शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं के लिए काम कर रही है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथ ही सेवा संकल्प भागणी फाउंडेशन ने भी हमारे राज्य में सेवा और संवेदना की जो मिसाल प्रस्तुत की है, वो अनुकरणीय है। लगातार अनेक काम इस फाउंडेशन के माध्यम से हो रहे हैं, अनेक शिविर लगाए जा रहे हैं, अनेक जो हमारे ऐसे बच्चे हैं, प्रतिभावान हैं, उन अभावों के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करने का काम हो या चिकित्सा के शिविर लगाने हो, अनेक काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रकार का सम्मान समारोह अब हमेशा आयोजित किया जाएगा और ये हमारे सैनिकों को, वीरांगनाओं को ये दिवस समर्पित रहेगा। भाइयों बहनों, आज से 5 वर्ष पूर्व आज का दिन मेरे लिए बहुत कष्टप्रद और दुखद दिन रहा, जब मैंने अपने पूज्य पिताजी को, जो मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, उनको खो दिया। और मैं जब भी अपने पूज्य पिताजी को याद करता हूं तो आंखें नम हो जाती हैं। और साथ में मुझे याद आता है कि किस प्रकार से सेना में काम करते हुए, सेना की वेतन से और सेना के वेतन के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार पेंशन से
हम लोगों का जीवन आगे बढ़ा है, किस प्रकार से हमने शिक्षा ग्रहण करी, किस प्रकार से हमने अनेक काम, जैसा अभी जनरल साहब संदीप जैन जी कह रहे थे, आज चूंकि सेना में काफी सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में आज सेना को प्राप्त हो रहे हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो या सेना में काम करने वाले लोगों को अच्छी सुविधा हो, अच्छा वेतन हो, हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। आप याद करिए वो समय जब सेना में काम करने वाले हमारे सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर में अनेक ऊंची पर्वतों की चोटियों पर सेवाएं देते थे, लेकिन उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, खाने के लिए भी तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री के बनने के बाद, मोदी जी के बनने के बाद सारी सुविधाएं सैनिकों के लिए चालू हो गई भाइयों बहनों, और 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू हो गई। लेकिन पहले का समय जरूर सेना के लोगों का बहुत अभाव में बीतता था, उनका ही नहीं बीतता था, उनके परिवार के लोगों का भी अभाव में बीतता था। और एक सैनिक के जीवन में कितने प्रकार की कठिनाई होती है, कितनी परेशानी होती है, उसको हम लोगों ने नजदीक से देखा है। किस प्रकार से जब कोई बलिदान होता है और 4 दिन 5 दिन और पहले के समय में उनका पार्थिव शरीर आने में जो एक एक हफ्ते का समय लग जाता था, आप सोचिए उस समय उनके परिवार की स्थिति क्या होती थी। और चाहते हुए भी सैनिक कभी जो है अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, लेकिन उसके बाद भी उसकी वीरता में कभी कोई कमी नहीं होती थी, साहस में कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि हमारे जनरल बिपिन रावत साहब कहते थे, हमारे पहले सीडीएस, कि सेना केवल एक वेतन का जरिया नहीं है, सेना देश की सेवा करने का एक जो है सबसे बड़ा मिशन है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक लोग मैं देख रहा हूं यहां पर, अधिकांश लोगों को मैं जानता हूं, आज उन्होंने कैद धारण कर रखी है और सारे के सारे अपने जीवन का जो सबसे स्वर्णिम कालखंड होता है समय, वो समय सेना को देकर आए हैं और वो समय उन्होंने हम सब लोगों के लिए दिया है। तो मैं उन सबको नमन करता हूं, बड़ी संख्या में यहां पर आए सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे जब भी मैं कोई काम करता हूं, कई बार लोग मुझे कहते हैं आजकल कि पहले के समय में होता था कि समय 10 बजे का दिया है तो ऐसा होता था कि 11 बजे लोग पहुंचते थे, और इसके कारण से एक धारणा बन गई थी कि मान्यवर लोगों ने अगर टाइम 10 बजे का दिया है तो 11 बजे पहुंचेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि अगर 10 बजे का समय दिया है तो 5 मिनट पहले मैं उसके आसपास पहुंच जाऊं। और ये अनुशासन, ये संस्कार मुझे कहीं से मिला तो मुझे सेना से मिला। और सच बताऊं तो कई बार समय के कारण अगर मुझे खाना छोड़ना पड़े, कोई अन्य काम छोड़ना पड़े, तो मैं वो काम भी कर देता हूं, लेकिन मैं समय पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। हालांकि मैं आज थोड़ा सा यहां विलंब से पहुंचा, लेकिन विलंब का कारण मैं नहीं था, विलंब का कारण था वहां से देहरादून से यहां की दूरी को हमने माना था कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आज यहां पहुंचने में हमको 1 घंटा और 25 मिनट लग गया, इसलिए मैं थोड़ा सा विलंब से पहुंचा। लेकिन मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि जितनी संख्या यहां पहुंचने पर इस पंडाल में थी, उसमें से एक भी कम नहीं हुई। सारे लोग जो है यहां पर बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज जो मूल्य, जो सिद्धांत, जिनकी शिक्षा मुझे पूज्य पिताजी से और सेना से मिली, उन्हीं मूल्यों के सहारे में आज जनसेवा की राह पर चल पा रहा हूं, कुछ फैसले ले पा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर पा रहा हूं। और मैं अपने पूज्य पिताजी की बात करूं तो उनके सिद्धांत, उनका संघर्ष में जो जीवन था, वो बताते थे कि जो है जब मैं भर्ती होने के लिए गया, जनरल साहब, भाई साहब आप भी सेना के हमारे रक्षा मंत्री रहे हैं, तो कह रहे थे कि जो है वो मेरा वजन कम हो जाता था।
तो बोले मैं खूब केले खा के गया, तब जाके मेरा वजन जो है वहां पर जो है पर्याप्त हुआ जितना सेना को उस समय वजन चाहिए होता था। तो ऐसी ऐसी बातें, इतने प्रकार की सेना के बारे में, उनके वीरों के बारे में, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुत सादगी के साथ दिया, परंतु अपने दृढ़ व्यक्तित्व और सेवा भावना द्वारा हमेशा समाज के लिए कार्य किया। और रिटायरमेंट के बाद भी यहां पर जो भी जिन संसाधनों में जितनी संसाधन उपस्थित थे, जितने थे उनके पास, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना किया। एक विद्यालय भी यहां पर बनाया, गरीब और वंचित परिवारों को उसमें आज शिक्षा मिल रही है निःशुल्क रूप से। वो हमेशा कहते थे, बेटा केवल वर्दी पहनकर ही देश सेवा नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक क्षण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी एक प्रकार से देश सेवा ही है। यानी कि एक सैनिक के रूप में हर कोई काम नहीं कर सकता है, हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता है, लेकिन एक सैनिक के रूप में हम अपने जिस कर्म क्षेत्र में अगर उसमें ईमानदारी से काम करें तो वो भी सैनिक जैसा ही काम होता है। और उनके इन्हीं शब्दों ने मुझे राजनीति में कदम रखने से पहले ये बात सिखा दी थी कि राजनीति कोई बड़ा पद पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि जन भावनाओं को समझकर उनके दुख दर्द में सहभागी बनना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देने का नाम है। मेरे लिए वे जीवन भर अनुशासन, ईमानदारी और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के प्रतीक रहे, जिन्होंने मुझे सिखाया कि राष्ट्र सबसे पहले आता है, बाकी सब उसके बाद में आता है। भाइयों बहनों, अभी रोहेला जी ने भी बताया और हमारे गणेश जोशी जी ने भी बताया, भानीचंद जी ने भी बताया कि उन्होंने 62 के युद्ध में, 65 में, 71 में और शांति सेना, ये थोड़ा सा नहीं बता पाए थे क्योंकि मैं देखा शांति सेना में भी जनरल साहब ने जरूर बोला था, शांति सेना में वो श्रीलंका में भी उन्होंने और ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी और महत्वपूर्ण जितने भी सैन्य अभियान थे उन सभी में योगदान दिया। मुझे याद है कि वो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकासखंड सभागार में विकास विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान उन्होंने खंड विकास अधिकारियों के निर्देश दिए कि वो काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के लिए समूहों के माध्यम से क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि पर कार्य करें। मंत्री रावत ने बैठक में कहा कि जनपद में कुटकुट उत्पादन की खपत के मुकाबले नगण्य है, जिसे बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह क्लस्टर कुटकुट के पालन जो है उसकी कार्य योजना बनाए, उसे सिरे चढ़ाने के लिए प्रभावी जो कदम है वो उठाएं। विभाग की तरफ से लगभग 15,000 पौधे हाउस लगा रहे हैं। हमने पौड़ी जिले में कहा, आज सीडीओ भी थे, सारे वीडियो भी थे, हमारे कोऑपरेटिव के लोग भी थे, उद्यान के लोग भी थे। हमने कहा कि हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 क्लस्टर पे करना है काम और जितना 80% सब्सिडी उत्तराखंड सरकार दे रही है और जो सब्सिडी नहीं मिलेगी उसको हम कोऑपरेटिव से उनको 0% पे दे देंगे ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे क्लस्टर को चयनित तो सभी वीडियो लोग करेंगे और मुझे लगता है कि इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, हमारे पहाड़ का पलायन हो जाए, उस पर हम बहुत साइंटिफिक मोड पे इस काम को ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि कुछ इस बार पौड़ी जिले में बागेश्वर के कपकोट में 2 लड़कियों के साथ 4 लड़कों ने मारपीट किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वही वीडियो वायरल होने के बाद महिला आयोग ने मामले का खुद संज्ञान लिया। आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक से फोन पर बातचीत की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बताते ये भी चले कि कपकोट ने चारों ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए आरोपियों का नाम सामने आया है, यह बताया। वही साथ ही साथ आगे की कार्रवाई जारी है। आयोग अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि ये नियम वीडियो सोशल मीडिया से तुरंत ही जो वीडियो है वो हट जानी चाहिए, ताकि किशोरियों को भविष्य में पहचान संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े। कल 6 अप्रैल को एक पीड़ित परिवार द्वारा
उसकी पुत्री और उसकी सहेली के साथ 4 लड़के जो कि उनके ही दोस्त बताए जा रहे हैं के द्वारा उनके संग मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और छेड़खानी के संबंध में एक तहरीर दी गई, जिसके संबंध में हमारे द्वारा थाना कोर्ट में एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। सेक्शन 74, 115, 2, 352, 351 और 7/8 पॉक्सो के अंतर्गत इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। आगे सर कितने अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं? इसमें अभी 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। वही सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। वही साथ ही समय के साथ साथ ये हेल्पलाइन और भी ज्यादा प्रभावी हुई है और इसके माध्यम से हजारों लोगों की समस्याओं का निस्तारण हुआ है। दावी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हमारा ध्येय जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निस्तारण और उनके सुझावों के आधार पर सशक्त और समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण करना है। वही महापौर दीपक बाली का 60 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने नगर निगम के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव में लिए गए जो सभी संकल्प है उसको पूरा करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है और काशीपुर की सूरत बदलने के लिए उनके निरंतर प्रयास जारी है। वही बाली ने यह भी कहा कि जो लिए गए संकल्प है उसके अलावा भी अनेक विकास कार्य गतिमान हैं। उन्होंने विगत 7 फरवरी को शपथ ग्रहण करते हुए अपनी जनता जनार्दन को साक्षी मानकर सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित काशीपुर बनाने का जो वादा किया था उसको पूरा करने में वे दिन रात लगे हुए हैं। जिस वजह से वो लेकर काशीपुर की सम्मानित जनता ने मुझे काशीपुर के नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर बैठाया है, तो उनके लिए एक ही लक्ष्य था। काशीपुर की जनता चाहती थी कि यहाँ पर सुचारू रूप से और तेज गति से विकास कार्य हों और मैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूँ और उसी आदरणीय जनता का जो कहना चाहिए जिस वजह से उन्होंने बैठाया है, तो निर्माण कार्य, विकास कार्य, उन्हीं पर काम कर रहा हूँ और समर्पित कर रहा हूँ जनता को लगातार। देखिए, आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जब भी कहा कि अतिक्रमण को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी होगा कि उन लोगों के लिए भी योजनाएं बनाई जाएं जो सड़कों के किनारे पर ठेला लगा रहे हैं। मैं उस योजनाओं पर भी काम कर रहा हूँ और आप जानते हैं कि मेरे द्वारा रखी हुई 11 योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 9 मार्च को काशीपुर की जनता को अपनी घोषणाओं में शामिल किया गया, जिनकी शासकीय स्वीकृति आनी शुरू हो गई है और जल्दी ही आप उनको धरातल पर आते हुए देखेंगे। बहुत ज़्यादा समय बड़ी बड़ी योजना। वो उत्तराखंड में हर साल 4 धाम यात्रा पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस बार भी 13 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक करवा चुके हैं। भाजपा वरिष्ठ नेत्री नेहा जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के सभी विभाग 4 धाम यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक यात्रा पर लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे साफ सफाई का ध्यान रखें और यात्रा को सुनिश्चित बनाएं। नेहा जोशी ने यह भी बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों के हित में सुरक्षित रखा जा सके। देखिए, आज से ही नहीं, करीब 2 महीने पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद यात्रा की कमान संभाली है। लगातार तैयारियों की समीक्षा वो कर रहे हैं। जो विभिन्न विभाग, क्योंकि एक विभाग के अंतर्गत नहीं आता, बहुत सारे विभागों का कोऑर्डिनेशन इस यात्रा के लिए चाहिए होता है। पिछली बार जिस संख्या में तीर्थयात्री हमारे उत्तराखंड में आए और चारों धामों के साथ साथ जो अन्य पर्यटक स्थलों पर भी वो गए, तो एक रिकॉर्ड पिछली बार उत्तराखंड में बना है। और इस बार भी जो संभावना है कि बड़ी संख्या में यात्री आएंगे, तो उनकी यात्रा कैसे सुगम हो और साथ साथ जो स्थानीय लोगों के हित हैं वो भी दिमाग में रखते हुए मुख्यमंत्री जी एक योजना रचना कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हमारी यात्रा ऐतिहासिक होगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंड आने वालों को ये संदेश भी देना चाहूँगी कि आप उत्तराखंड आएँ, मन में आस्था। वह हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाली गांव में आज सुबह एक मकान में अचानक हुए तेज धमाके ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की खिड़कियां और दीवारें भी टूट गई। वो इस धमाके में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सज्जनपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत की टीम ने घटनास्थल को सील कर दिया है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि घर में रखे हुए सिलेंडर और गैस उपकरण सुरक्षित हैं, जिससे गैस लीक या सिलेंडर का कोई भी दोष नहीं पाया गया।
एसपी सिटी पंकज गजरोला, डॉक्टर स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और साथ ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे। धमाके की असली वजह का अभी पता नहीं चल सका है, जिससे कि हरिद्वार जैसे शांत शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या पता है हमारे साथ क्या घटना हो सकती है, पता ही नहीं लग रहा भाई। ये तो पता लगाने वाले लगाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज मैं स्टूड नहीं सोच मेरे साथ घटना हुआ, तो आराम से सोता है सिलेंडर कोई मामला नहीं है। सिलेंडर हमने तो घर में तो आवाज बंदर बुंदर है, ऐसे सोचा हमने बंदर बुंदर आ गया, इसलिए नहीं उठे खड़े। चोट कितने को पहुंचे? तो उसमें क्या क्या है? वो लड़की है 17 साल से नीचे है, एक बड़ी बहू है। प्रशांत सिंह नेगी गाजीवाली में रहते हैं। इनके घर में एक पोर्शन में ब्लास्ट हुआ है। इनके घर में इनके सभी पुत्र और परिवार रहते हैं। इनके दिनेश सिंह जो पुत्र है इनका, जिसके पोर्शन में एक किचन के साइड से मेन ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी दीवारें वगैरह टूटी हैं और जो परिजन चोटिल हुए हैं और इनके फफोले वगैरह पड़े गए जो झुलसने के निशान पड़ते हैं। इसमें मौके पर हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम डीडीएस स्क्वाड है, तो हम विस्फोट के कारणों का पता लगाएंगे। ऋषिकेश के आवास विकास क्षेत्र में 18 वर्षीय छात्रा आस्था चौहान ने संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा नदी में छलांग लगा दी। आस्था 12वीं कक्षा की छात्रा है। घटना की सूचना मिलते पर जहां पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे घटना को लेकर के जांच कर रही। वही रुड़की के एसडीएम चौक पर मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बोर्ड के जो लागू होने के लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। मुस्लिम सेवा संगठन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप था कि वक्फ बोर्ड बिल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उनके धार्मिक स्थलों के मामलों में हस्तक्षेप करता है। उन्होंने सरकार से इस बिल को रद्द करने की मांग की और इसे मुस्लिम समाज के लिए अन्यायपूर्ण करार दिया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया। वही एसडीएम चौक पर पुलिस ने कड़े प्रबंधन के बावजूद ही प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जहां वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के लगातार जो प्रदर्शन है उसका सिलसिला लगातार जारी। रुड़की से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर जो मुस्लिम लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारे साथ अन्याय है, यानी कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो मुस्लिमों के लिए अन्याय है, इसे वापस लेना चाहिए सरकार को। इसी को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है और सब साथ ही साथ इन सभी को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हर जगह से तस्वीरें देखने को मिल रही है। वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों ही राज्यसभा लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल को पास किया गया, इसके बाद इसे लागू किया गया, जिसको लेकर के लगातार प्रदर्शन का जो दौर है वो पहले भी जारी था और आने वाले दिनों में भी ये देखा जा रहा है कि जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ये कहते हुए नजर आ रही है कि वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है, इसे हम लागू भी करेंगे। वही हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर रानीपुर झील के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कि कार के पड़खच्चे उड़ गए। हादसे में सहारनपुर निवासी शगुन अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। वही कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही बहादुराबाद थाना पुलिस हादसों को लेकर के हादसे के जो कारण है उसकी जांच कर रही। वही देहरादून के यूकेडी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद पुलिस और यूकेडी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार किए गए 2 युवा नेता की रिहाई की मांग की, हालांकि देर रात उनकी रिहाई हो गई। जहां धामी के आवास की ओर कूच करते हुए जो यूकेडी के नेता थे वो पहुंचे थे। हालांकि यूके नेताओं